अचानक रात के 3 बजे नन्ही की नींद खुलती है। घूंघट उठाकर वो दरवाजे की तरफ देखती है जो अभी भी बंद था। बिखरा हुआ काजल, सूखे हुए आंसू, गोरा रंग जो रोने से अपनी रंगत फीकी कर चुका था। कभी नन्ही अपने हाथ की सुहाग चूड़ियों को देखती तो कभी बंद दरवाजे को हिम्मत करके उठी, फिर गिर पड़ी। एक आह निकली उसके मुंह से। दर्द पाँव की चोट में था, पर उससे कई ज्यादा दर्द उसके दिल में था। पाँव देखा तो चोट लगी थी, कब उसे खुद पता नहीं लगा। सर झटका और फिर रेलिंग के सहारे उठी, दरवाजे तक पहुंचकर खटखटाने लगी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक बार दरवाजा खोलिए। मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? मेरा क्या कसूर? बहुत देर रोने तक भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब नन्ही लड़खड़ाकर गिर गई। दूसरी तरफ नन्ही के घर आशा मेहता, नन्ही की माँ रो रो कर, विजय मेहता नन्ही के पापा से, ये क्या हो गया जी? मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको ये सजा मिली? जिसे ना कभी देखा, ना मिली, ना बात की, उस इंसान को मेरी बेटी का हमसफर बना दिया। विजय जी, चिंता मत करो आशा, हमारी बेटी के नसीब में जो लिखा था वही हुआ। नहीं तो वो आना ही कब चाहती थी। यहाँ उसकी किस्मत उसे ले आई, वरना जिस तरह यहाँ से गई थी सोचा नहीं था कि कभी लौट कर आएगी वो कानपुर। तो क्या करूं जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे संभाले कि वो उस परिवार को, उस घर को, उस पति को जो उसका होकर भी कभी उसका नहीं होगा। जिस घर पर घर में रहने वाले लोगों के दिल पर छाप किसी और की हो। नहीं आशा, वो हमारी बेटी है। बचपन से ही समझौते की जिंदगी जीती आई है वो सब कुछ संभाल लेगी। बहुत समझदार है हमारी नन्ही। बस दुआ करता हूँ हमारी बेटी की किस्मत में कोई रिश्ता अब समझौते का ना हो। यह है आशा जी और विजय जी। आशा जी घर पर सिलाई का काम करती हैं और विजय जी की किराने की दुकान है। नन्ही इनकी छोटी बेटी है। एक बड़ी बेटी पिया मेहता, एक बेटा तरुण मेहता और उसकी पत्नी काजल मेहता। यह है मेहता परिवार। सुबह 7 बजे ऋषभ की आंख खुली। सर दर्द से फटा जा रहा था। ओह गॉड, यह सर दर्द! ऋषभ उठा और बाथरूम में घुस गया। जैसे ही शावर ऑन किया, उसकी आंखों के आगे उसकी शादी की रस्में, मंत्र की आवाजें गूंजने लगीं। उसने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए, जैसे एक नाकाम कोशिश कर रहा हो सब भुलाने की। और एक एक करके उसके कानों में तीर की तरह चुभने लगे वो शब्द जो वो कभी सुनना नहीं चाहता था। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम जैसे अपाहिज से, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुमको क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ हाँ, देखो देखो, हासना से शादी करेगा ये। हाओ, तुमसे मैं तो क्या, कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी, फिर भी गरीब हो या अमीर। हाँ हाँ, नहीं, बस और नहीं। तुम भी छोड़ गई। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। तुम वापस आओगी, तुमको आना पड़ेगा। नहीं मानता मैं इस शादी को। तुम प्यार हो मेरा, किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालूंगा तुमको। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। आओगी तुम, आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा मेरे कदमों में। तुम क्या समझती हो ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं, मार दूंगा तुमको। किसी से फोन पर जल्दी से, कहीं से भी ढूंढो उसे। कॉल कट। सुबह 7 बजे राय मेंशन। मंदिर में भगवान की मूर्त के सामने खड़ी औरत, हरे रंग की साड़ी पहने, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। सांवला सा रंग, कुल मिलाकर सांवले से रंग में भी वो बहुत आकर्षक लग रही थी। हाथ जोड़कर, भगवान जी, जो भी हुआ कल वो नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी हुआ जरूर। इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। ऋषभ भैया की जिंदगी में सब ठीक कर दीजिए भगवान। बहुत दुख देखा है ऋषभ भाई ने, और अब और नहीं। इस अनचाही शादी में उनका हम सफर मिला दो। 2 बार अपमान सह लिया भाई ने। अब उनकी जिंदगी में नंदनी को बाहर बना दो। खुशियों से भर जाए दोनों का दामन। साधना राय, ऋषभ की बड़ी भाभी कम दोस्त ज्यादा। रीना जी अपने कमरे से बाहर आते हुए, साधना बहू, कहाँ हैं आप? साधना जल्दी जल्दी उनके पैर छूते हुए, हम यहाँ हैं माँ जी, कहिए। जाइए जरा देखिए छोटी बहू नन्ही उठी या नहीं। वो अब राय खानदान की बहू है, उनको बताएं हमारे यहाँ बहुओं का देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता। साधना सर झुकाए हुए ही, जी माँ जी,
और मुड़कर ऊपर जाने लगी। तभी रीना जी और राधिका बहू कहाँ है? साधना, वो माँ जी। रीना जी, बस रहने दीजिए, मैं खुद देखती हूँ। आप देखो, ऋषभ और बहू क्या उठे नहीं अभी तक? जी माँ जी। साधना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मन में, हम कुछ भी कहें कुछ भी करें, पर आप कभी नहीं समझती राधिका। कब सोचेंगी आप अपने घर अपने परिवार के लिए? जैसे ही साधना ऊपर पहुंची, उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं जब नन्ही को रूम के बाहर सोए हुए देखा। उठो नन्ही, तुम यहाँ बाहर क्यों? क्या हुआ? उठो। नन्ही जो रोते रोते कब सो गई थी, साधना की आवाज से हड़बड़ाकर उठी, हकलाते हुए। जी, आप कौन? मैं साधना, आपके पति की बड़ी भाभी, आपकी जेठानी। पर आप यहाँ बाहर? भाई ने? साधना दरवाजा खटखटाने लगी। रिजू भाई उठिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए। अंदर ऋषभ बाथरूम में सावर के नीचे कब से दीवार के सहारे खड़ा था। लाल आंखें और नाकों में गुस्सा, चेहरा सख्त, न जाने कितनी ही बातें उसे बार बार याद आ रही थीं, जो वे अपनी शादी की खुशी में भूल चुका था। उसने जल्दी से सावर बंद किया और बाहर आ गया। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों पर पड़ी। उसे याद आने लगा कैसे उसने एक लड़की को खींचकर अपने रूम से बाहर निकाल दिया, और साथ ही उसकी नज़र खून पर पड़ी जो सूख गया था। उसका दिमाग चलना बंद हो गया। न कुछ सुनाई दे रहा था, न कुछ समझ आ रहा था। थोड़ी देर में साधना की आवाज़ सुन सब ऊपर आ चुके थे। क्या हुआ साधना, और आप यहाँ रूम के बाहर? परम ने नन्ही की तरफ हैरानी से देखकर पूछा। परम राय शिव राय के बड़े बेटे, साधना इनकी धर्म पत्नी है। शिव जी नीचे से बोलते हुए, क्या सुबह सुबह आप लोग शोर कर रहे हैं? और परम, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? आज मीटिंग है तुम्हारी और अभी तक निकले नहीं। जानते हो ना ये डील कितनी जरूरी है हमारे लिए। परम, जी पापा, मैं बस निकल ही रहा था। और ऋषभ अब तक नीचे नहीं आया। कितनी बार एक ही बात बोलनी पड़ेगी उसे? फिर जोर से आवाज देते हुए, ऋषभ, ऋषभ। ऊपर रूम में जब ऋषभ ने अपने पापा को चिल्लाते हुए सुना, तो उसने जल्दी से कवर्ड से अपने कपड़े निकालकर पैंट पहनी और शर्ट के बटन बंद करते हुए बाहर आया। तो साधना को गुस्से में देख एक पल को ठिठक गया, पर दूसरे ही पल जब सामने घूंघट में खड़ी नन्ही पर उसकी नजर गई, तो एक अनचाहा दर्द और गुस्सा उसके चेहरे पर उभर आया। नन्ही को एक नज़र देख ऋषभ ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। गुस्से में आंखें बंद कर सर झटका और नीचे की ओर बढ़ने लगा। रुक जाओ ऋषभ, परम ने लगभग गुस्से में बोला। ऋषभ पीछे मुड़कर अपना हाथ सामने कर परम को आगे कुछ बोलने से रोकते हुए, बस भाई, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ना इस घर में, ना मेरे रूम में, और ना दिल में। दिल में तो कभी नहीं। शिव जी, बस ऋषभ, क्या बकवास है ये? भूलो मत, नन्ही पत्नी है तुम्हारी, छोटी बहू है राय खानदान की, शादी हुई है तुम्हारी। उस ऋषभ ने चिल्लाकर, कैसी शादी? कौन सी शादी? नहीं मानता मैं इस शादी को। अगर इसकी बहन भाग गई थी तो क्यों आई ये मंडप में अपनी बहन की जगह लेने? मैंने तो नहीं कहा था। पत्नी मानना तो दूर की बात है, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। कह दीजिए इसे चली जाए अपने घर, आज़ाद हो जाए इस जबरदस्ती के रिश्ते से। बस ऋषभ, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम अपने पापा से? रीना जी ने ऊपर आते हुए कहा, जो कब से हाल में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। रहने दो रीना, ये अभी होश में नहीं है। और तुम सुनो ऋषभ, नन्ही इसी घर में रहेगी, तुम्हारे ही रूम में रहेगी, क्योंकि तुम मानो या ना मानो। पर फिर नन्ही की तरफ देखकर, यह पत्नी है अब तुम्हारी, तुम्हारी हर चीज पर बराबर हक है बहू का। ऋषभ, ऐसा कभी नहीं होगा पापा। रीना जी, बस ऋषभ। फिर नन्ही के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर, हमें माफ कर दो बहू, हम नहीं जानते थे हमारा बेटा ऐसा कुछ करेगा, पर हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो हमें। नन्ही रीना जी का हाथ पकड़कर कुछ बोलती उससे पहले ही, ऋषभ, बस माँ, गलती इस लड़की की है और माफी आप मांग रही हैं। रीना जी, ऋषभ, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इन समय नन्ही की कहीं गलती नहीं है।
जैसे तुम्हारे लिए शादी समझौता है, ठीक वैसे ही बहू के लिए भी। पर हम एक ही बात बार बार कैसे बताएं तुमको, जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। रीना जी की बातें सुन। एक नज़र घूंघट में खड़ी नन्ही को देख ऋषभ बिना नाश्ता किए निकल गया ऑफिस। परम जो अब तक वहीं खड़ा था, भूल कर कि उसकी मीटिंग है, साधना को देखते हुए नन्ही को, अंदर ले जाओ साधना, आराम की ज़रूरत है इनको। और तुम भी चिंता मत करो, मैं करूँगा बात ऋषभ से। साधना सिर हिलाकर, जी हम जानते हैं, वो परेशान है। परम, मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए देर हो गई है। साधना जी, शिव जी, रीना मैं आश्रम जा रहा हूँ, वहीं से सीधा ऑफिस निकल जाऊंगा। रीना जी ठीक है। फिर साधना की तरफ देखकर, छोटी बहू को कमरे में ले जाओ साधना, मैं बहू का नाश्ता ऊपर ही भेजती हूँ। जी माँ जी। जाओ नन्ही रूम में। साधना नन्ही से, भाई परेशान है, पर वो दिल के बुरे नहीं है। तुम भी जानती हो यह शादी जिन हालातों में हुई है, तुम्हें भी वक्त लगेगा सब अपनाने में। और भाई की रात की हरकत के लिए हम भी माफ़ी मांगते हैं आपके। साधना के हाथ जोड़ने से पहले ही नन्ही ने अपना घूंघट उठा लिया और साधना के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए नन्ही रोते हुए साधना से, नहीं भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मुझसे माफ़ी ना मांगें, आपका क्या कसूर? नहीं नन्ही, आप रोइए मत, कसूर तो आपका भी कोई नहीं है। नन्ही बैठ जाओ, पहले बैठकर बात करते हैं। कसूर किसी का भी नहीं नन्ही, ये भाग्य का लिखा है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जो होना था हो गया, अब आपको ही भाई को संभालना है जिंदगी भर। नाराज हैं वो, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको हिम्मत रखनी होगी, और सब आपके अपने हैं यहाँ। माँ पापा राधिका रोहन अहम और अनाया सब आपको बहुत प्यार करेंगे। और सबसे ज़्यादा परी, वो तो कितने ही दिन से एक रट लगाकर बैठी थी, चाची कब आएंगी। रोज भाई का सर खाती थी। नन्ही साधना की बातों में खो गई थी। कोई जवाब न देकर वो चुपचाप साधना की बातें सुन रही थी, और एक ही याद से अपनी आंखें कभी बंद कर रही थी कभी खोल रही थी। नन्ही, अब आप तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। साधना ने उठते हुए कहा। नहीं भाभी, हम नीचे ही सबके साथ खा लेंगे। ठीक है, आप चलिए बाथरूम में, तब तक हम आपके कपड़े देखते हैं। थक गई होंगी आप, कल से इस लहंगे में हैं आप। जी भाभी। साधना ने एक साड़ी नन्ही को थमाते हुए, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं जाती हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना। नन्ही जी। बाथरूम में जाकर नन्ही घुटने पर बैठकर बिखर गई थी। कितने ही आंसू सावर के बहते पानी में मिल गए, और जोर जोर से चिल्लाते हुए, क्यों महादेव, क्यों? क्यों आपने हमारे बचपन का इंतजार इस तरह ख़त्म किया? क्यों तोड़ दिया हमें? जिस रिश्ते में एक लड़की दुनिया भर की खुशी ढूंढती है, उस रिश्ते में यह दर्द क्यों महादेव? क्या मांगा था आपसे? उसने भी तो कहा था आप मिलाएंगे हमें, और क्या मिला? कैसे उस रिश्ते को निभाऊं जिसमें मेरे पति मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? क्यों किया दीदी आपने ऐसा? अपनी जगह मंडप में मुझे भेज दिया। क्यों इतनी नफरत, किस बात की? मैंने तो हमेशा आपकी खुशी चाही, आपके कहने पर घर भी छोड़ दिया, हर बात का इल्जाम खुद पर लिया आपकी खातिर। क्यों नफरत नफरत नफरत? सिर्फ नफरत ही लिखी है आपने मेरे नसीब में महादेव। पहले दीदी की नफरत, और अब दीदी की वजह से फिर से बेवजह की नफरत, एक ऐसे इंसान से जिसे अब तक देखा भी नहीं। फिर लाचारी से मुस्कुराकर, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी शादी हुई किससे है। क्या करूं, किसे कहूं? जो भी साधना भाभी ने कहा, क्या वो सच में सब ठीक होगा? नहीं, नहीं निभा पाऊंगी मैं इस रिश्ते को। कैसे करूंगी ये फैसला? दिल में किसी और को रखकर कैसे निभा सकती हूँ ये रिश्ता? और तब, जब वो मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानते। बहुत देर तक रोने के बाद आईने के सामने नन्ही लाइट ऑरेंज कलर की साड़ी, बड़ी बड़ी आंखें जो रोकर लाल हो गई थी, गोरा रंग, गोरा चेहरा, उस पर बेनता मासूमियत। आईने में उसकी नज़र अपनी सूनी मांग पर पड़ी, तो झट से सिंदूर की डिब्बी लेकर सिंदूर मांग में भर लिया। खुद को आईने में देखते हुए मन में सोचा था आपको ढूंढ लूंगी और पूछूंगी आपसे, भूले तो नहीं मुझे, पर वो हक भी किस्मत ने छीन लिया।
काश एक बार मिल पाती, आपका नाम जान लेती, अपना नाम बताती, पर आपकी वजह से सब अधूरा रह गया। आंखें बंद हो गई, एक बूंद पानी आंखों से फिर लुढ़क गया और कुछ बोल गूंजने लगे कानों में, किसी छोटे से बच्चे की आवाज में। हम कब मिलेंगे अब? पता नहीं। तुम क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ अपने पापा मम्मा के साथ घूमने आया था। अब सब घर जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। नाम भी नहीं बताया तुमने, न मेरा नाम पूछा। जब कभी हम मिले तो कैसे पहचानूंगी तुम्हें? यह लो मेरा धागा, इसमें लॉकेट है महादेव का, इसमें महादेव है, वे हमें मिलाएंगे। इसे देखकर तुम्हें मैं हमेशा याद रहूंगा। इसे अपने पास रखना, ये हमें जरूर मिलाएंगे। मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी इसे, पर मेरे पास कुछ नहीं है। क्या दूं जिससे तुम भी मुझे याद रखो? ये चूड़ी उतार दो मुझे, जब भी देखूंगा तुम याद आओगी। वर्तमान। शायद इसलिए वो लॉकेट गुम गया मुझसे। शायद महादेव हमें मिलाना ही नहीं चाहते थे। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए साधना, नन्ही तुम तैयार हो गई, बोलते हुए अंदर आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नजर ना लगे, काजल का टीका लगाती हैं। चलिए देवरानी जी नीचे। जी भाभी। सुबह 10 बजे डाइनिंग टेबल पर। आओ बहू बैठो, रीना जी मुस्कुराहट के साथ। नन्ही से, तुम्हारा पहला दिन है घर में और वो सब खैर छोड़ो। आप नहीं जानती पर मैं परिचय करवाती हूँ। इनसे मिलो, ये हमारी सास, जैसे मैं आपकी सास वैसे है मेरी सास। फिर शांति जी की तरफ देखकर मुस्कुराहट से, क्यों माँ, ठीक कहा ना? शांति जी, बस बस मजाक नहीं बहू, वो तुम घर की शोभा देता है क्या ये सब? फिर हंसकर, तुम सास और मैं दादी सास। हा हा। सबके चेहरे खिल गए इस बात पर। राधिका, यहाँ आओ, तुम भी मिलो नन्ही से। राधिका बाहर से आ रही थी, जो किसी की तरफ ना देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। रीना जी की आवाज पर उसके कदम रुक गए। व्हाट मम, आई एम गेटिंग टाइट। और फिर रूम में जाने लगी। रुको राधिका, अहम राय की आवाज। मम तुमसे कुछ कह रही हैं। नीचे आओ। रहने दो भाई, अनाया घर की बेटी। भाभी रात भर पार्टी करके थक गई हैं और वैसे भी उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी के होने या ना होने से। राधिका, स्टॉप इट अनाया, छोटी हो छोटी बनकर रहो। और तुम अहम, जानती हूँ क्यों बुला रहे हो, पर मैं किसी से मिलने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। आप सबको मिलना है मिलो। साधना, शांत हो जाओ सब। और राधु, आप इधर आओ। राधिका, फाइन, मैं खुद ही मिल लेती हूँ। हाय माई सेल्फ राधिका राय, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी और राय खानदान की बहू और अहम राय की वाइफ। फिर नन्ही की तरफ उंगली करते हुए, और तुम हो राय फैमिली की जबरदस्ती गले पड़ गई बहू। राधिका, अहम उसकी तरफ आते हुए, बदतमीजी की भी हद होती है, पर तुम बेहद हो गई हो। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? लेने तो इसकी बहन को गए, पर वो भाग गई और इसने सोचा रिच फैमिली है तो ये बैठ गई मंडप में पैसों के लालच में। वरना सब जानते हैं ऋषभ अपाहिज है, लंगड़ा कर चलता है। अरे ठीक से बिना बैसाखी के चल नहीं पाता और सबको पता है वो ठीक नहीं होगा। फिर कौन सी लड़की बिना किसी लालच के उससे शादी करेगी? अहम नन्ही की तरफ बढ़ते हुए हाथ को रोक कर, बस चली जाओ ऊपर, वरना कहीं ऐसा ना हो दोबारा मैं अपना हाथ रोक ना पाऊँ। चली जाओ राधिका। राधिका गुस्से में चली जाती है। नन्ही मन में, इसका मतलब ऋषभ जी हैंडीकैप हैं। फिर दीदी उनसे शादी, तभी वो ऐन मौके पर भाग गई। फिर हाँ ही क्यों की शादी को? शांति जी, बैठ जाओ सब, और नन्ही बहू, हम सब माफ़ी चाहते हैं। नन्ही, नहीं दादी माँ, हमें बुरा नहीं लगा। आप माफ़ी मत मांगो, जो हुआ सबकी सोच से बाहर था। उनका गुस्सा जायज है। अब आप सब खाना खाएं। अनाया, हाय भाभी, मैं आपकी ननद। आप आओ यहाँ बैठो मेरे पास। नन्ही बैठ जाती है। सब नाश्ता करते हैं। माँ मैं भी निकलता हूँ ऑफिस। बिना किसी को देखे अहम निकल जाते हैं। रात का वक्त, नन्ही रूम में। क्या करूं, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कैसे रहूं इस कमरे में? अगर आज भी गुस्सा किया तो बाहर निकाल दिया तो क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? आए भी नहीं अभी तक, मेरी वजह से। एक काम करूंगी, चेहरा ही नहीं करूंगी उनके सामने, ना कुछ बोलूंगी। पर अगर कहीं पति का हक जताने लगे तब क्या होगा?
कैसे रोकूंगी? रोक भी कैसे सकती हूँ? हक है उनका, जैसे हर पति का होता है अपनी पत्नी पर। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। न पीछे हट सकती हूँ न आगे बढ़ सकती हूँ। नींद आंखों से कोसों दूर थी और खो गई वो 2 दिन पहले याद करते हुए, जब वो दिल्ली से आई थी अपनी बहन की शादी के लिए। फ्लैशबैक। दिल्ली आदर्श नगर, सुबह 6 बजे। एक छोटे से रूम जिसमें मुश्किल से एक सिंगल से बेड पर दो लड़कियां एक दूसरे से चिपक कर सो रही थी। फोन की रिंग बजने पर, नन्ही सुबह सुबह तेरा फोन क्यों बजता है? अलार्म बंद करना, नेहा ने कहते हुए नन्ही की तरफ पीट की और फिर सो गई। नन्ही, यार क्या तू भी रुक, उठती हूँ बंद करती हूँ। फिर मन में, यह तो अलार्म की रिंगटोन नहीं है। फिर फोन उठाकर घर से फोन, वो भी दीदी का। 2 साल बाद अब कौन सा नया इल्जाम लगाने का सोच रही है दी? जब तक सोच से बाहर आती नन्ही, फोन बंद हो गया। मुझे नहीं करनी बात। जैसे फोन रखने लगी फिर से फोन बजने लगा। नहीं, इस बार नहीं दी। 2-3 बार फिर फोन बजने के बाद फोन शांत हो गया, पर नन्ही के मन को आसान कर गया। एक बार बात कर लेती हूँ, हो सकता है कोई परेशानी हो, सोचकर खुद ही नंबर मिला लिया। फोन की दूसरी तरफ, क्या नन्ही अब तक नाराज हो? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? सीधी बात पर आओ दी, क्यों फोन किया? क्यों? अब मैं अपनी बहन से बात भी नहीं कर सकती? क्या बात करनी है आपको? बात की छोड़, तू खुश हो जा। नन्ही, 3 दिन बाद तेरी बहन की शादी है। शादी की बात सुनकर नन्ही का चेहरा खिल गया। उसने नाराजगी दिखाते हुए कहा, बधाई हो आपको। अरे, ऐसे कैसे बधाई हो? तुम्हें आना है, समझी? नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो आपको बताना जरूरी नहीं समझती मैं। बस यह सुन लो, आप, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें आना ही होगा, समझी तुम? नहीं, एक बार कहा ना, नहीं आ सकती। नन्ही का लहजा बदल चुका था। क्यों आऊं मैं आपकी शादी में? आपने ही कहा था चली जाओ घर से, वरना आप अपनी जान दे दोगी और उसकी जिम्मेदार मुझे बनाओगी। माँ पापा नफरत करेंगे मुझसे। तो आ गई ना मैं घर छोड़कर, और आप पर कोई इल्जाम भी नहीं आने दिया। खुद को ही माँ पापा का कसूरवार बनाया आपके आगे। अब मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं। आपके लिए मैंने माँ का, पापा का, भाई का, सबका दिल दुखाया। अब और नहीं, और तकलीफ नहीं दे सकती। 2 साल बाद फिर से उनके जख्म नहीं कुरेद सकती। माफ कर दो मुझे दी, अब नहीं आ सकती मैं वहां। आंसू आ गए थे आंखों में, फिर भी वो खुद को संभाल कर मना कर रही थी। मिलना तो वो भी चाहती थी सबसे, पर कुछ सोचकर। बाय, रखती हूँ फोन। रुको, तुम जानती हो तुम किसे मना कर रही हो? पिया को, अपनी बहन को, जिसके माँ पापा ने तुझे इतना प्यार दिया। परवरिश की तेरी, वरना वरना पड़ी होती किसी कचरे में तू। पिया का एक एक शब्द नन्ही के दिल में किसी कील की तरह चुभ रहा था। फिर भी वो चुप थी, क्योंकि जानती थी पिया का कहा हर शब्द सच था। इसलिए चुपचाप सुन रही थी वो। सुन रही है ना तू? और एक बात ध्यान से सुन, अगर तू नहीं आई ना, तो भाग जाऊंगी मैं घर से बारात आने से पहले। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी पापा की। सर झुक जाएगा उनका समाज में। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे सब। और यह सब होगा तेरी वजह से। एक बेटी तो पहले ही घर छोड़ गई और दूसरी घर से भाग गई, ठीक बारात आने से पहले। सोच, क्या बीतेगी सब पर। पापा तो अपनी जान ही दे देंगे। पिया की बातों से नन्ही आबाक सी रह गई थी। उसके बोलने की हिम्मत भी जवाब दे गई और आंखों से आंसू झरझर बह निकले थे। ठीक है, अगर तू नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर बाद में तुझे आना ही पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी तो तुझे ही सहारा देना पड़ेगा आकर यहाँ सबको। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी दी। एक लंबी सांस खींचकर नन्ही बोली, ठीक है, फिर तू जल्दी आ जा। नहीं तो तू जानती है ना, मैं जो बोलती हूँ वो जरूर करती हूँ। पिया ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी दी, अपनी आंखें बंद करते हुए पिया से कहा। वाह, तो मैं अभी सबको बता देती हूँ जाकर कि उनकी लाडली बेटी आ रही है, पिया ने इतराते हुए कहा। हूँ, नन्ही की इतना कहते ही पिया ने कॉल कट कर दी और नन्ही जोर जोर से रो पड़ी। उसकी आवाज़ से नेहा की नींद टूट गई
और उसने नंदनी से पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो तुम नंदू? घर से फोन आया था दी का, उनकी शादी है, मुझे बुलाया है। नेहा हैरानी से, क्या इतने वक्त बाद अचानक तू मना कर दे? दी ने धमकी दी है। नंदनी ने सारी बात नेहा को विस्तार से बता दी, जो भी पिया ने कहा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अब क्या चाहिए उनको? पता नहीं, पर मुझे जाना होगा। दुखी होकर नंदनी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, पर हमारा कल पेपर है लास्ट, तुम इस कैसे कर सकती है? जानती है ना, रिजल्ट पर ही फ्यूचर टिका है हमारा। जॉब करनी है, लाइफ सेट करनी है। पता है, सब पेपर के बाद ही आऊंगी। अभी के लिए तैयार होते हैं, कॉलेज भी जाना है। नेहा को सोचते हुए, अगर इस बार भी तेरी दी ने कुछ उल्टा सीधा किया तो? नहीं, इस बार मैं उनको कोई मौका नहीं दूंगी। कल शाम को निकलूंगी, रात को पहुंचकर सुबह शादी होते ही वहां से वापस आ जाऊंगी। इस बार अगर वो कुछ करने की सोच भी रही हैं तो उनके इरादों पर पानी फेर दूंगी मैं। 9 बजे कॉलेज दिल्ली कैंपस में पहुंचकर दोनों इधर उधर देखते हुए, ये बेवकूफ़ अभी तक नहीं आया, हमेशा लेट। नेहा ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, आ जाएगा, तू जानती है ना, द ग्रेट वैभव व्यास को अपनी मर्जी का मालिक है वो। और वैसे भी उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वे जब मर्जी आ सकते हैं। नंदनी ने नेहा के कंधे पर कोनी टिकाते हुए कहा, हूँ, हमारे इतने अच्छे सर के तो भाग फूट गए जो ऐसा बेटा मिला उनको। लगता है मेरी तारीफ हो रही है। पीछे से आकर वैभव ने नेहा के हल्के से बाल खींचकर कहा, आउश। नेहा चिढ़ते हुए, तेरी ही तारीफ हो रही थी, तारीफ के काबिल है ना तू? और उसकी ओर गौर से देखकर, वाह, आज ये शाही सवारी बड़ी बनठन कर किस पर बिजली गिराने जा रही है? वैभव आसमानी रंग की शर्ट, ब्लैक जीन्स, हल्की बियर्ड, बाल करीने से सेट किए हुए, सांवला मगर आकर्षित चेहरा, कोई भी लड़की देखे तो मर मिटे। पर वैभव नन्ही को आई बिंग करके नेहा की ओर देखकर, तेरे पास ही खड़ी है पर मुझे भाव नहीं देती। और देख, कॉलेज की लड़कियां बात करने के लिए तरसती हैं मेरे से, पर यह है कि हमेशा घूरती रहती है। नन्ही वैभव को घूर कर, वैभव, तुम फिर शुरू हो गए। मैंने कितनी बार कहा है वैभव। वैभव नन्ही की बात काटकर, कि तुम किसी और का इंतजार कर रही हो। जानता हूँ, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही तुम भी मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जानता हूँ पागलपन है तुम्हारा। जिसका ना नाम पता, ना जगह, ना कोई जानकारी, उसके इंतजार में हो तुम। और जो सामने है, उसके प्यार का कोई असर नहीं। अगर वो मिल गया तो टूट जाऊंगा मैं, पर दिल को सुकून होगा, तुम खुश हो। और कहीं अगर वो ना मिला, या अगर मिलकर भी तुम्हारा ना हुआ, तो तुम्हारे लिए हर पल मैं हूँ। मेरी ही होगी तुम, ये तुमने वादा किया है। हाँ, जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ वो जरूर मिलेगा। नन्ही और वैभव की बातें सुन नेहा आंखों में आंसू लिए वहां से निकल गई। कानपुर, क्या कहा नन्ही ने? आ रही है क्या वो? आशा जी ने बड़ी आस लिए पूछा पिया से। हाँ माँ, आ रही है वो। आना ही पड़ेगा उसे, आखिर उसकी बहन की शादी है, कैसे नहीं आएगी? सच बता, क्या कहा तूने उससे? मैं जानती हूँ तुमने जरूर उसे परेशान किया है, वरना वो शायद यहाँ कभी ना आती। बता, क्या कहा तूने? मैंने कुछ नहीं कहा उसे, बस इतना ही कि शादी है, तुझे आना है। वो आ रही है। बड़ी बहन की शादी में भला क्यों ना आएगी? पिया साफ झूठ बोल अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही पिया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। सुन रहे हैं आप, नन्ही आ रही है, आशा जी ने खुश होते हुए विजय जी से कहा, तो उनके हाथ से अखबार छूट गई। सच में हमारी बेटी आ रही है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? विजय जी के होंठ कांप रहे थे बोलते हुए। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ जी, पिया ने अभी बताया। जानती हूँ, पिया ने जरूर किसी तरह मजबूर किया है उसे, पर मैं खुश हूँ बहुत, देख पाऊंगी अपनी बच्ची को। तुम ठीक कह रही हो आशा, कितनी भी नाराजगी हो पिया से, इस बात पर तो मैं खुश हूँ कि उसकी वजह से मेरी नन्ही आ रही है। सच? सच कह रहे हैं पापा आप? वाकई नन्ही आ रही है? तरुण ने खुशी से उछलते हुए अपने पापा के पास आते हुए कहा। हाँ तरुण, तुम्हारी बहन आ रही है। वाह पापा, फिर तो मजा आ जाएगा।
अब उसे वापस नहीं जाने दूंगा मैं। तरुण ने पापा का हाथ पकड़कर कहा। आशा जी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अब उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तरुण ने दोनों को गले लगा लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, काजल, तरुण की पत्नी ने किचन से बाहर आते हुए मुंह मरोड़ते हुए कहा। याद नहीं क्या कहकर गई थी आपकी लाडली? दम घुटता है उसका यहाँ, बोझ लगते हैं रिश्ते उसे, रोक टोक की जिंदगी से दूर जाना है उसको, ऐसे रहना है। कहीं कितना बोल कर गई थी वो नहीं आएगी, या हवा लग गई होगी उसको। अब तो न दिन में कोई बोलने वाला, न रात को कोई टोकने वाला। अब अगर आ भी गई तो कहाँ दिल लगेगा उसका। अब यहाँ 2 साल से गायब है, पता नहीं क्या क्या किया होगा, कहाँ कहाँ मुंह मारती होगी। बस काजल, तरुण ने गरजते हुए, अगर एक भी लफ्ज और निकाला मेरी बहन के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, नहीं बोल सकती तो बुरा बोलने का भी हक नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। सच तो कड़वा ही होता है, तभी किसी को पसंद नहीं। काजल इतना बोलकर चली गई और सबकी आंखों में आंसू दे गई। दिल्ली कॉलेज। नन्ही और वैभव नेहा को ढूंढ रहे थे। यह कहाँ चली गई? वैभव, कहाँ गई होगी? नन्ही, पता नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ थी ना। तेरी बिना सिर पैर की बातों में उलझ गई थी, ध्यान ही नहीं रहा। चल बाहर देखते हैं, शायद गार्डन में हो। वैभव नन्ही के साथ चलते चलते, तुम्हें मेरी बातों में कोई सिर पैर नहीं दिखता? नन्ही वैभव को घूर कर, व्हाट, क्या बोलते जा रहे हो? सच कहती है नेहा, तुम पागल ही हो, बुरे वाले। अच्छा, इतनी तारीफ करती है वो नकचड़ी मेरी? हाँ, बहुत तारीफ करती है। देख लो, फिर भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता, ना बातों में सर पैर। तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? एक आई विंग करके जोर से हंसता है, नन्ही वैभव की पीठ पर पंच मारकर। हाँ, मैं तुम्हें अंधी लगती हूँ क्या? शायद तभी तुम्हें अपने आसपास मेरा प्यार नहीं दिखता, और जो है नहीं उसके प्यार में हो। बोलते हुए वैभव की आंखों में नमी आ गई। वैभव, नन्ही ने उसका हाथ थामकर कहा, क्यों तकलीफ देते हो खुद को? मैं कसूरवार लगने लगती हूँ खुद को ही। ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आती, ना तुम इस तरह मेरी वजह से दुखी होते। तो अपना क्यों नहीं लेती मुझे? वैभव बेबस होकर बोल पड़ा। अपना ले मुझे, मेरे प्यार को। वादा करता हूँ कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा तुम्हें। जिंदगी हो मेरी, इतनी मोहब्बत दिल से करूँगा ना, मेरे अलावा तुम किसी के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। बन जाओ मेरी धड़कन, बसा ले मुझे अपने दिल में, बस जाओ मेरी सांसों में। वैभव सब कुछ नन्ही के पीछे खड़े होकर बोल रहा था। रुक गई थी उसकी बातें सुनकर वो। पीछे मुड़कर देखा तो जमीन पर घुटनों के बल था। वैभव उठो। वैभव, क्या है ये सब? कितनी बार बोलूं, मैं मजबूर हूँ, नहीं बन सकती तुम्हारी। फिर भी तुम ये सब मत करो, बहुत तकलीफ होगी, सह नहीं पाओगे तुम टूट गए तो मैं भी टूट जाऊंगी। जानते हो ना, तुम्हारी वजह से जिंदा हूं मैं। अगर मेरी वजह से तुम पर आंच भी आई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रो पड़ी थी वो। इससे अच्छा तो मैं मर गई होती उसी दिन। नन्ही, वैभव चिल्लाकर, आज कह दिया, दोबारा नहीं कहना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। सॉरी वैभव, नन्ही डर गई थी उसकी आवाज से। चलो ढूंढते हैं नेहा को। थोड़ी ही दूर नेहा बैठी थी, वो देखो, वहां दोनों दौड़ते हुए आए। तू यहाँ क्या कर रही है, बिना बताए चली आई? कब से ढूंढ रहे हैं तुझे, बाबा ने उसके पास बैठकर कहा। नेहा मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखकर, तुम दोनों की झिकझिक नहीं सुननी मुझे, फालतू में। तो आ गई, सोचा स्पेस दे दूं ताकि तू मना सके अपनी अनारकली को, सजादे सलीम की तरह, बड़े बड़े जुमले बनाकर। नन्ही गुस्से से, अब तू भी शुरू मत हो जा अब। वैभव परेशानी से, तू ये बात मेरी तरफ देखकर भी बोल सकती है, मैं यहाँ हूँ, उधर नहीं। फिर नेहा का मुंह अपनी तरफ करके, तू रो रही है? नहीं तो, मैं कहाँ रो रही हूँ, पागल पागल है क्या? नेहा आंखें साफ करते हुए, फिर तेरी आंखें लाल क्यों हैं? इस बार सवाल नन्ही की तरफ से था। आंखें तो तुम दोनों की भी लाल है, नेहा ने बेंच से उठते हुए कहा। पर तू क्यों रो रही थी? नन्ही, वैभव एक साथ बोले। वो मेरी आंख में कुछ चला गया था तो आंखें लाल हो गईं। नेहा ने दोनों को देखते हुए कहा। हर्ष, मुझे लगा कहीं तुझे मेरे से प्यार हो गया और तू मुझे नन्ही के साथ देख नहीं सकी, इसलिए वहां से चली गई और रोने लगी।
और वैभव जोर जोर से हंस पड़ा। नेहा हड़बड़ाकर, वाट आर यू मैट, मैं और तुमसे प्यार, छछूंदर कहीं के, अपने जंग लगे दिमाग को मत चलाओ, कोई फायदा नहीं। हाँ, बड़े आए, चलो क्लास में, नेहा बोलते हुए आगे बढ़ गई। रुक न चढ़ी, तूने मुझे छछूंदर कहा, तुझे तो मैं। नेहा आगे, वैभव उसके पीछे क्लास की तरफ दौड़ गए, पर नन्ही वहीं खड़ी एकटक दोनों को देख रही थी। शायद कुछ समझ आ गया था उसे, वो भी उनके पीछे चल पड़ी क्लास में। नन्ही और नेहा बैठी थी, वैभव उनके पीछे। एग्जाम थे तो सेल्फ रिवीजन चल रही थी। नेहा बुक में नजरें गड़ाकर बैठी थी, पर नन्ही उसे घूर रही थी। मुझे घूरना बंद कर, जो तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। वो मजाक कर रहा था, पर तेरी आंखें तो सच बोल रही थी, जो तू मुझसे छुपा रही थी। नन्ही एकदम सीरियस थी। तू कुछ भी सोच रही है, वो तुझसे प्यार करता है, नेहा ने निगाहें चुराते हुए कहा। प्यार तो तुम भी उससे करती हो, बस मान नहीं रही, या फिर डरती हो। मैं क्यों डरना, और ना ही मुझे किसी से प्यार है। मैं इतना जानती हूँ कि बस उसके दिल में तुम हो। तुम दोनों क्या कब से खुसुर फुसुर कर रही हो, मुझे भी बताओ। वैभव, जो बड़ी देर से सुनने की कोशिश कर रहा था, जब रहा नहीं गया तो बोल पड़ा। वो मैं नंदी से पूछ रही थी कि वो कल कितने बजे की बस से जा रही है, कानपुर। नेहा ने बात बदल दी, नंदी के कुछ कहने से पहले, मन में सोचकर, कहीं नन्ही वैभव से न कहने लगे। कानपुर का नाम सुनते ही वैभव के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तुम कानपुर जा रही हो, पर क्यों नन्ही? नन्ही ने उसे बता दिया सब, जो पिया ने कहा। सुनते ही वैभव की त्योरियां चढ़ गईं और गुस्से से निकल गया वो क्लास से बाहर। नन्ही ने आवाज दी, पर उसकी आवाज वैभव तक पहुंचती तब तक वो जा चुका था। लो, हो गया फिर पंगा, अब क्या करेगी तू? वैभव जाने नहीं देगा तुझे, नेहा ने कहा। पर मुझे जाना होगा, नहीं तो दी पता नहीं क्या करेंगी, बोलकर नन्ही भी बाहर आ गई, उसके पीछे नेहा भी। लगता है चला गया, नेहा ने नन्ही को देखकर कहा। हाँ, चल चलते हैं हम भी, कल बात करूंगी, मान जाएगा वो, जानती हूँ उसको। नन्ही और नेहा अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि वैभव गुस्से से निकल गया था कॉलेज से। दोनों ही लगातार कॉल कर रही थी, पर वैभव ने जब नहीं उठाया किसी का फोन, तो परेशानी से नेहा कभी इधर कभी उधर चक्कर काट रही थी। फिर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। दोनों एक दूसरे को देखकर, नई में सिर हिलाकर, आई होप वैभव बहाना हो, नन्ही ने परेशानी से कहा। नेहा, चलकर देखें। दोनों रूम लॉक कर जल्दी से निकल गईं। ब्यास हाउस, डोरबेल बजी। वैभव आवाज देकर मेड से, देखो कौन है। दरवाजा खुलते ही नन्ही और नेहा अंदर आकर देखती हैं, वैभव पॉपकॉर्न लिए टीवी देख रहा था। दोनों कभी एक दूसरे को देखती, कभी आराम से बैठकर टीवी देख रहे वैभव को, फिर एक साथ चिल्लाकर। वैभव वैभव ने दोनों को देखा और फिर से पॉपकॉर्न खाने लगा। क्या छछूंदर, हमें डराकर यहाँ आराम से बैठा है? ए नक्सड़ी, इसको बोल, चली जाए जहाँ जाना है इसको। वो तो तू खुद भी बोल सकता है ना। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा इसे, कभी सुनती नहीं, जो बोलता हूँ जो करता हूँ सब एहसान लगता है इसे। वैभव, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो। वैभव और नेहा, ये दोनों नाम ही मेरी लाइफ है। अधूरी हूँ मैं तुम्हारे बिना। नेहा तो मेरी बहन है, पर तुम तो मेरे वो दोस्त हो, जो हर पल मेरे साथ होता है, दुख हो या सुख सब बांट लेता है। और दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं लाइफ में। फिर क्यों जा रही हो, जानती हो ना वहाँ कोई नहीं है तुम्हारा, फिर भी उस बहन के लिए जिसने कभी कुछ नहीं समझा। नहीं वैभव, मैं नहीं चाहती दी कुछ गलत करें, जिससे माँ पापा का सर झुके। वे दी से बहुत प्यार करते हैं, सह नहीं पाएंगे अगर तुम्हारे साथ गलत किया तो। फिर से तुम्हें कुछ कहा तो? कुछ नहीं होगा, परसों शादी है, कल आऊँगी, शादी अटेंड करके दूसरे दिन आ जाऊँगी। प्लीज़ वैभव, ओके, पर तुम फ़ोन पर एक एक पल की अपडेट दोगी मुझे। नन्ही खुशी से, डन। नेहा, और तू इतने गुस्से से निकला था कि हम दोनों डर गए थे कि कहीं तू फिर से पीने न लग गया हो। वैभव ने नेहा को देखते हुए कहा। हाँ, हम सच में डर गए, कहीं अगर तू फिर से पीने न चला जाए। नंदनी ने उसके पास आकर कहा। नहीं, तुम जानती हो ना, तुम दोनों के सर की कसम खाई है, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे और इस नक्सड़ी के साथ। कसम ना खाई होती तो अब तक तो पी पी कर मर चुका होता। नेहा ने वैभव के मुंह पर हाथ रखकर, कुछ भी बोलते हो, एक बार सोचा करो, जब देखो बकबक
वैभव ने दोनों को गले लगा लिया। दोपहर 3 बजे, दिल्ली बस स्टैंड। नेहा, ख्याल रखना और जल्दी आना। तुम भी अपना ख्याल रखना। बस यूं गई और यूं आई कहकर गले लग गई नन्ही। वैभव, पता नहीं क्यों पर जरा मन नहीं मान रहा तुम्हें भेजने को। पर तुम सुनोगी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। हम दोनों भी चलते हैं साथ। नहीं वैभव, मैं नहीं चाहती तुम दोनों को कुछ भी सुनने को मिले, इसलिए अकेले ही जाऊंगी मैं। मुझे डर लग रहा है, जैसे मैं खो रहा हूँ तुम्हें। कहो तो घर तक छोड़ाऊं? वैभव के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। नहीं, तुम यहाँ नेहा का ध्यान रखना और अपना भी। नंदी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। एक बार गले लगा सकता हूँ क्या तुम्हें? आंखों में नमी लेकर वैभव ने कहा। नंदी ने हाँ में सिर हिलाया तो झट से वैभव ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उन दोनों को इस तरह देखकर नेहा की आंखें एक बार फिर भर गईं। बस के हॉर्न से दोनों अलग हुए। नंदी बस में अपनी सीट पर बैठ गई। बस चल पड़ी। बेचैनी तो नंदी को भी थी, पर वो वैभव को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने आंखें बंद की, सिर सीट पर टिका लिया। दूसरी तरफ नेहा और वैभव भी निकल गए। नेहा को वैभव घर ले आया था क्योंकि उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। नेहा भी मान गई और जब तक नंदी नहीं आती वो वैभव के घर ही रुकने को राजी थी। कानपुर, रात 11 बजे। नंदी जैसे ही बस से उतरी, सामने तरुण खड़ा था। नंदी ने पिया को फोन पर बता दिया था कि वे कौन सी बस में आ रही है। नंदी को देखते ही तरुण उसकी तरफ आया और अपनी बहन को गले लगा लिया। बिना कुछ बोले दोनों घर निकल गए। नंदी मन में, अगर मैं कमजोर पड़ी तो माँ पापा मुझे वापस नहीं जाने देंगे और दी फिर से मुझसे वही सब करवाएंगी, इसलिए मुझे शादी होते ही निकलना है यहाँ से। बाइक के झटके से वो अपनी सोच से बाहर आई। घर आ गया, तरुण ने कही तो नन्ही उतर गई। बैग थामे हुए भारी कदमों से वो अंदर जा रही थी। आओ बेटा। विजय जी, आशा जी दरवाजे पर थे, पर नन्ही बिना उनसे मिले अंदर की ओर चली गई। माँ पापा की आंखें भर आईं, पर नन्ही बिना उनकी देखे ही, खाना खाकर आई हूँ, थक गई हूँ, आराम करूँगी और सिर्फ शादी के लिए आई हूँ, होते ही चली जाऊँगी। मेरी तरफ ध्यान न देकर अपनी बेटी की शादी पर ध्यान दीजिए सब, और बता दीजिए कौन से कमरे में रह सकती हूँ मैं। सब हैरानी से देख रहे थे, पर काजल खुश हो रही थी। काजल आगे बढ़कर, आओ महारानी, फिर एक कमरे की तरफ इशारा कर। वो रहा कमरा, जाओ। नन्ही कोई जवाब न देकर चुपचाप रूम में चली गई। रूम में नन्ही धम से जमीन पर बैठ गई, रोते हुए। मुझे माफ कर दो माँ पापा, मैं आपके आगे कमजोर नहीं पड़ सकती और दुख नहीं दे सकती आपको। मजबूर हूँ मैं। बहुत देर तक रोने के बाद उसे कुछ याद आया। झट से फोन उठाया और वैभव को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ पहली रिंग पर वैभव ने फोन उठाकर, पहुंच गई? कितनी देर से वेट कर रहा था। कब पहुंची? ठीक हो ना तुम? बताओ, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? वैभव, तुम कुछ बोलने दोगे तभी बोलूंगी ना। ओह हाँ, वो मैं पता नहीं क्या कैसे। फाइन नन्ही, जब से गई हो अजीब सी बेचैनी हो रही है, इसलिए। तुम बोलो। हाँ, मैं पहुंच गई। भाई आ गए थे लेने। मैं ठीक हूँ, परसों वापस आऊंगी। अब परेशान होना छोड़ो, सो जाओ। कल बात करूंगी, मैं भी थक गई हूँ, अब आराम करूंगी। नेहा, और अपना ख्याल रखना तुम भी, कहकर वैभव ने गहरी सांस लेते हुए कॉल कट की और सो गया। नन्ही के रूम में दरवाजे पर आहट से ध्यान उधर गया तो नन्ही के माँ पापा खड़े थे। नन्ही दूसरी ओर मुंह करते हुए आंखें मीचकर खिड़की पर खड़ी हो गई। नन्ही के माँ पापा अंदर आते हुए, कैसी हो बेटा, हमारी याद नहीं आती कभी? दिल नहीं करता अपने माता पिता से मिलने का? नन्ही की माँ पास आकर, जानते हैं बेटा कि तुम बहुत मजबूत हो, हर मुसीबत हर दुख को हंसकर सह सकती हो, पर कभी कभी हमारी इसी खूबी को लोग मजबूरी समझ लेते हैं। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरे पापा हर बात में तेरे साथ हैं। एक बार दिल खोलकर तो देख। नन्ही आंखों में पानी को साफ करके पीछे मुड़कर देखती है। एक पल को भी अपने माँ पापा की आंखों में नमी देखकर रुक जाती है, पर अगले ही पल खुद को मजबूत करके, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा यहाँ से जाने का फैसला मेरा अपना है। यहाँ फिर से कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आई, सिर्फ शादी के लिए आई हूँ। जानते हैं बेटा, बाकी की रस्में हल्दी मेहंदी में तुम नहीं थी, बहुत अधूरा लग रहा था, पर अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत खुशी है। पापा ने नन्ही के सिर पर हाथ फेर कर कहा।
पिता का प्यार पाकर नन्ही की आंखें भर आईं, पर उसने कड़े दिल से कहा, आप दोनों चले जाओ, अब मुझे नींद आ रही है अब। आशा जी, विजय जी नन्ही के सिर पर प्यार से हाथ रखकर चले गए। नन्ही एक बार फिर भीगी आंखें लिए खिड़की पर आ गई और पता नहीं कब तक रोती रही। विजय जी का कमरा। देखा आशा, कितनी अच्छी है हमारी बेटी। पिया की गलती हमें नहीं बताना चाहती, पर वो नहीं जानती, हमें सब पता है। उसे लगता है हमें कोई खबर नहीं। वो कहाँ रहती है, पर वो नहीं जानती, उसकी पल पल की खबर मुझ तक पहुँचती है। तुम जानती हो आशा, मैं उसे कभी दूर नहीं जाने देता, पर यहाँ रहकर हर पल पिया की नाराजगी सहती है वो, इसलिए उसे नहीं रोका। वहीं वो खुश है, दूर होकर भी वो हर पल हमारे पास है। आप ठीक कह रहे हैं जी, वो वहाँ खुश है और उसे खुश देखकर हम भी खुश हैं। शादी का दिन, सब जगह चहल पहल, सब अपने अपने काम कर रहे थे। मेहमानों से घर भरा हुआ था। बारात आने में कुछ वक्त था। नन्ही अपने रूम में बैठी थी, किसी सोच में गुम। तभी पिया आती है। पिया को रोते हुए देखकर नन्ही को घबराहट होने लगती है। क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? पिया जोर जोर से रोने लगती है। बताओ ना दी, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मुझे माफ कर दे नन्ही, मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुझे बुलाने के लिए जानबूझकर कहा था कि मैं शादी से भाग जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि सच में कुछ ऐसा हो जाएगा। पिया एक सांस में रोते हुए बोलती जा रही थी। पर दी, हुआ क्या है? तुम बैठो, पहले पानी लो, पियो। नन्ही मेज पर पड़ा हुआ पानी का गिलास पिया को देते हुए, पहले पियो। पिया एक ही सांस में सारा पानी पी लेती है। अब बोलो दी। नन्ही, वो मुझे जाना होगा। पिया रोते हुए अटक कर बोल रही थी। अगर मैं नहीं गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे जाना होगा। नन्ही हैरानी और घबराहट के मिले जुले भाव से, कहाँ जाना होगा? बोलो दी, कहाँ जाना होगा? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस मुझे जाना पड़ेगा। अभी के लिए अगर नहीं गई तो वो यहाँ आ जाएंगे। कौन? कौन दी? कौन आएगा? आपको बताना पड़ेगा। कहाँ जाना है? आप कैसे जा सकती हैं? आपकी शादी है। 1 घंटे में बारात आने वाली है और आप कहीं जाने की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो यहाँ आ जाएंगे और शायद माँ पापा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तब जो होगा, इसलिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। 1 घंटे तक तू यहाँ संभाल ले, मैं बारात आने से पहले वापस आ जाऊंगी। तब तक मेरी जगह तू दुल्हन बन जा। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। मैं कैसे आपकी जगह? कभी नहीं। मैं अभी सबको बता देती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि तुम माँ पापा की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लोगी। सिर्फ 1 घंटा तुम बैठ जाओ दुल्हन बनकर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हें माँ पापा की कसम, जब तक मैं ना आऊं तुम मुंह नहीं खोलोगी। पिया की बातें सुनकर नन्ही बेसुध हो गई। पिया नन्ही को अपने रूम में ले जाकर अपना शादी का जोड़ा पहना दिया और खुद खिड़की से कूदकर चली गई। नन्ही घूंघट की ओर से उसे जाते हुए देखती रही। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। स्वागत के लिए सब दरवाजे पर थे। नन्ही कहाँ है? बुलाओ उसको। छोटी बहन है, वही दूल्हे का तिलक करेगी। विजय जी ने कहा तो तरुण नन्ही को ढूंढने चला गया। नन्ही को रूम में ना पाकर परेशानी से तरुण विजय जी के कान में धीरे से बोला, पापा नन्ही नहीं है रूम में। अरे वो पिया के साथ होगी, मैं देखती हूँ। बोलकर आशा जी पिया के रूम में चली गईं। वहां दुल्हन के रूम में बैठी नन्ही को पिया समझकर वापिस आ गई और अपनी बहन की लड़की को आवाज देकर, पूजा लगता है नन्ही कहीं व्यस्त है, तुम करो तिलक। पूजा ने आगे होकर तिलक कर दिया। बारात का स्वागत हुआ, सब अंदर आ गए। काजल को पिया को लेने भेजा गया। आशा जी भी गईं। रूम में जाते ही आशा जी पिया से, नन्ही आई थी क्या तेरे पास? बाहर कहीं नहीं है। पिया से कोई जवाब ना मिलने पर थोड़ा गुस्से से, पिया मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहीं तुमने कुछ कहा तो नहीं? वो चली तो नहीं गई? जब आशा जी को कोई जवाब ना मिला तो पिया का घूंघट उठा दिया। घूंघट में पिया की जगह नन्ही को देखकर आशा जी बेसुध होकर गिर गईं। नन्ही हैरानी से आशा जी को देख रही थी, फिर एकदम चिल्लाकर, माँ उठिए। तब तक काजल बाहर से विजय जी और तरुण को ले आई। नन्ही तुम यहाँ, और पिया कहाँ है? तरुण ने एकदम गुस्से से पूछा। नन्ही डर से कांप रही थी। विजय जी, नन्ही से कहाँ गई पिया, बताओ बेटा। नन्ही ने रोते हुए,
मुझे नहीं पता, पापा दी आई थी रोती हुई। कहा कि उनको जाना होगा, जल्दी आ जाएंगी, पर अभी तक नहीं आई। मुझे कहा जब तक वो नहीं आती मैं उनकी जगह बैठ जाऊं। मुझे जोड़ा पहनाकर वो चली गईं। बोलते बोलते नन्ही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। काजल एक कुटिल मुस्कान के साथ सब देख रही थी। तरुण, विजय जी, आशा जी एक तरफ परेशान से बैठे थे। सबकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। विजय जी, अब क्या होगा? पिया कैसे चली गई? उसकी शादी है, फिर क्यों? अगर नहीं करनी थी शादी तो पहले बता देती। कहाँ हम उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कर रहे थे। उसके साथ सब कुछ पिया की पसंद का था। लड़का भी तो उसी ने पसंद किया। उसी ने कहा था प्यार करती है उस लड़के से। परिवार भी अच्छा है, कितना चाहते हैं सब उसको। वहाँ लड़का भी तो बहुत प्यार करता है। सब तो है उसके पास, पैसा, परिवार, नाम, इज्जत। कितना नाम है उसका। क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि दुल्हन भाग गई है? हमारे साथ उनकी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी नज़र दरवाजे की तरफ घूम गई और वो धम से जमीन पर बैठ गई। साधना जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी, दौड़ते हुए आशा जी की तरफ आई और उनको संभाल लिया। देखिए आंटी जी, ऐसे रोने से हल नहीं निकलेगा। मैंने सब सुन लिया, पर पिया ऐसे चली गई। जानती हूँ भाई में कमी है, पर यह सब उसकी मर्जी से हो रहा था। फिर भी एक बार बात करती, इस तरह नहीं जाना चाहिए था। मैं माँ से, भाई से बात करती हूँ, कुछ तो करना होगा। फिर दुल्हन बनी नंदनी को एक नज़र देकर वो कमरे से निकल गई। साधना ने बाहर आकर रीना जी और शिव जी को सब बता दिया। साधना की बात से सब परेशान हो गए। ऋषभ ने पूछा तो कुछ बता नहीं पा रहा था। ऋषभ सीधा पिया के कमरे में पहुंच गया। साधना जी उसके साथ आई और ऋषभ को सब बता दिया कि पिया भाग गई है। ऋषभ ने एक नज़र घूंघट में खड़ी नन्ही को देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मुट्ठियां भिज गईं। ऋषभ नन्ही की तरफ आकर, तुम रोक सकती थी उसे, किसी को भी बता सकती थी, पर नहीं, तुमने जाने दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम नफरत करती हो पिया से। बताया है उसने मुझे किस कदर नफरत है तुम्हें उससे। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे भगा दिया और खुद बड़े परिवार, पैसे वाला खानदान देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई और तुमने पिया को भड़काकर भगा दिया, खुद बैठ गई शादी करने। बोलते बोलते ऋषभ ने नन्ही को कंधों से पकड़ा था, जिससे नन्ही दर्द से छटपटा रही थी। तरुण बीच में आकर, छोड़ो मेरी बहन को, यह ऐसे क्यों करेगी? पिया खुद चली गई, इसमें नन्ही की क्या गलती? विजय जी सबके आगे हाथ जोड़कर, पिया की गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आप सबसे। शिव जी उनके हाथ पकड़कर, नहीं, आप माफी ना मांगे, हमने भी जल्दीबाजी की, तभी यह सब हुआ। रीना जी, पर ऐसे बारात नहीं जा सकती अब दुल्हन के बिना, इसलिए हम चाहते हैं आप अपनी छोटी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा करें। इससे आपके परिवार का मान भी बना रहेगा और हमारे परिवार का भी। बड़ी के बदले छोटी बेटी हमारी बहू बनेगी अब। रीना जी की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यह नहीं हो सकता माँ, मैं पिया से प्यार करता हूँ, मैं यह शादी नहीं कर सकता। यह लड़की पिया की जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं। पिया को अगर तुमसे प्यार होता, तुम्हारी परवाह होती, तो वो नहीं जाती अपनी शादी छोड़कर। शिव जी गुस्से से बोले और फिर विजय जी की तरफ आकर, देखिए रीना जी ठीक कह रही हैं, आप दुल्हन को मंडप में लेकर आ जाओ और ऋषभ तुम्हारी शादी आज होगी, अभी, वो भी नन्ही के साथ। कुछ भी हो जाए। ऋषभ साधना का हाथ पकड़कर, प्लीज भाभी आप समझाओ माँ पापा को, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। साधना हाथ छुड़ाकर, नहीं भाई, पिया से शादी के लिए हमने आपका साथ दिया, यह जानते हुए भी कि पिया आपके लिए परफेक्ट नहीं है। फिर भी आपका साथ दिया, सबको मनाया, और अब जब पिया इतना गलत कदम उठा चुकी है, यह जानते हुए कि समाज से क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा सबको, आप सब भी पिया के लिए रो रहे हैं, हमारा भी फैसला अब यही है, आपकी शादी नन्ही से हो जाए। फिर शिव जी से, आप भाई को लेकर मंडप में चलिए, पापा हम नन्ही को लेकर आते हैं। शिव जी विजय जी और आशा जी के आगे हाथ जोड़ते हुए, हम जानते हैं इसमें आपकी छोटी बेटी की मर्जी शामिल होनी चाहिए और आपकी भी, पर हम सब मजबूर हैं, समाज में कोई उंगली ना उठाए
उससे पहले मैं वो वजह ही खत्म कर दूंगा जिस वजह से कोई मेरे परिवार की इज्जत उछाले। फिर नन्ही की तरफ आकर, तुमसे भी माफी चाहता हूँ बेटा, पर अब एक बेटी की गलती की भरपाई दूसरी बेटी को करनी होगी। पर वादा करता हूँ हमारे घर में आपको भी वही मान स्नेह मिलेगा जो हमारी बड़ी बहुओं को मिलता है। फिर ऋषभ की तरफ देखकर, अब तुमको भी समझ आ गया होगा तो चुपचाप चलो और मंडप में बैठो। फिर साधना से, नन्ही को लेकर आओ कहकर निकल गए। बाहर राय परिवार के लिए शिव राय का कहा पत्थर पर लकीर सा साबित हुआ। सब उनके पीछे बाहर आ गए। रूम में नन्ही के माता पिता नन्ही के सर पर हाथ रखकर, हमें माफ कर देना बेटा, एक बार फिर पिया की वजह से तुझे सहना पड़ रहा है। दोनों परिवारों का मान सम्मान सब तेरे हाथ में है। नन्ही हल्का सा सिर हिलाकर साधना के साथ चल पड़ी मंडप की ओर। बिना किसी भाव के बुद्ध की भांति वो मंडप में पहुंची। ऋषभ ने नन्ही की तरफ देखा भी नहीं। मंत्र पढ़े, सिंदूर भरा, मंगलसूत्र डाला गले में। नन्ही एक कठपुतली की तरह सब कर रही थी। ऋषभ भी दिल में नफरत लिए सारी रस्में निभा रहा था। जब विदाई हुई सबकी आंखों में आंसू थे। दुल्हन निशब्द थी। सबसे मिलकर डोली में बैठकर पहुंच गई थी नन्ही अपने ससुराल। के ब्रेक पर होश आया तो नन्ही ने खुद को नई जगह पाकर रोना आ गया। साधना की आवाज पर वो वापस होश में आई। आओ नन्ही। साधना ने खुद गाड़ी से बाहर निकाला। जब तक नन्ही द्वार तक पहुंची ऋषभ बंधन छोड़कर अपने रूम में जा चुका था। नन्ही की अकेले में आरती हुई, गृह प्रवेश हुआ, पर ऋषभ वहां से नदारद था। पहला कदम रखते ही नन्ही की धड़कनें तेज होने लगीं और मन में, कैसे निभा पाऊंगी ये बंधन, ये रिश्ते, जब जिसकी वजह से मैं यहाँ आई वही मेरे साथ नहीं, जिसकी पत्नी बनकर यहाँ आई हूँ वही मुझे देखना नहीं चाहता। कैसे रहूंगी यहाँ? महादेव, कैसा होगा यह सफर? कैसे सह पाऊंगी यह नफरत दिल से? साधना की आवाज से नन्ही वापस होश में आई। खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। साधना नन्ही को प्यार से, सब ठीक होगा, आप परेशान ना हो। भाई ठीक हो जाएंगे, अभी गुस्से में है, पर आपको देखते ही सब भूल जाएंगे। आखिर इतनी सुंदर दुल्हन मिले तो भला कौन गुस्सा रहेगा। चलिए रूम में। साधना नन्ही को लेकर रूम की तरफ बढ़ती है। तभी परी साधना की बेटी आती है, मेड रेखा के साथ। मेड साधना से, बड़ी भाभी, परी बेबी कब से रो रही हैं, आपको ढूंढ रही थी। साधना नन्ही से, परी को हम घर रेखा के पास छोड़ गए थे क्योंकि उसको बुखार था। वो रो रही है, मुझे जाना होगा। फिर रूम की तरफ इशारा करके, वो रहा आपका और भाई का रूम, जाओ कहकर साधना परी को लेकर रूम में चली जाती है। और मैट किचन में। नन्ही रूम की तरफ बढ़ती है। दिल नॉर्मल से बहुत ज्यादा धड़क रहा था। रूम पर पहुंचकर दरवाजे को नॉक से पहले खुल जाता है। अंदर जाते ही ऋषभ गुस्से से, निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा रूम है। नन्ही धीरे से, हमारी शादी। ऋषभ उसकी बात काट कर, नहीं मानता मैं इस शादी को, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं हमारा। बोलते गुस्से से सारा सामान फेंकने लगता है। नन्ही घबराहट से एक जगह कोने में खड़ी रहती है। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। एक बेजान चीज की तरह वो ऋषभ को देख रही थी। तब तक ऋषभ सब तहस नहस कर चुका था। सुहाग की सेज को उसने बिखेर दिया, सारे फूल कदमों के नीचे रौंद दिए। फिर नन्ही को देखकर, निकलो यहाँ से, तुम इस घर की बहू हो, पर मेरी कुछ नहीं। रहना है रहो, जाना है जाओ। इस घर पर, घर के लोगों पर हक है तुम्हारा, पर मुझ पर नहीं। पैसा चाहिए तो मिलेगा, ऐसो आराम भी मिलेगा, पर मेरा प्यार नहीं। फिर नन्ही की बांह पकड़कर खींचकर कमरे से बाहर ले जाते हुए, निकलो मेरे रूम से। नन्ही पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती नहीं है, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, दीदी ने जबरदस्ती बुलाया मुझे, मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा, पता होता तो मैं कभी नहीं आती। गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही थी नन्ही, पर ऋषभ को अपने गुस्से के आगे कुछ नजर नहीं आया और उसने नन्ही को पकड़कर बाहर की ओर धकेल दिया। तुम मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी, नहीं देखना चाहता तुम्हारी सूरत। जिस दिन तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा इस घर में। जिस तरह आज इस रूम से निकाल रहा हूँ उस दिन इसी तरह सड़क पर फेंक दूंगा, समझी तुम। और रूम लॉक कर लिया और फिर बेड पर बैठकर अपने बालों में उंगलियां फंसाकर चीख पड़ा। फिर कबर्ड में से शराब की बोतल निकालकर एक झटके में सारी खत्म कर दी
और गिर पड़ा रूम के बाहर ऋषभ के धक्के से नन्ही का सर रेलिंग से जा टकराया और चोट लगी। दर्द के एहसास से नन्ही वर्तमान में लौट आई। तभी दरवाजा एक झटके से खुल गया। नन्ही ने घूंघट कर लिया, कहीं ऋषभ उसका चेहरा देखकर उसे घर से न निकाल दे। ऋषभ ने जब नन्ही को घूंघट में बैठे देखा तो धीरे धीरे नन्ही की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ ही नन्ही की धड़कनें भी तेज हो गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।